हेलो दोस्तों, एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग हुबली डिवीजन अर्थात हुबली कारखाना में जो एलडीसी जेई का जो एग्जाम हुआ था उसी का यह क्वेश्चन पेपर है उसका। यह जो है टेस्ट सीरीज 7 का पार्ट 2 है। जो संडे को टेस्ट लिया गया था टेस्ट सीरीज 7 उसी का यह पार्ट 2 है। आज का वीडियो बहुत ही रोमांच होने वाला है। मैं एक क्वेश्चन पर पूरा एकदम 2 4 5 10 10 क्वेश्चन में डिटेल में बताऊंगा, इसलिए आज का वीडियो बहुत ही रोमांच होने वाला है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तथा शेयर और लाइक भी करना ना भूलिएगा। चलिए देर ना करते हुए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 के पहले अर्थात 50 तक पार्ट 1 में करा दिया गया है। मैं 50 के बाद 51 से पार्ट 2 है। यह टेस्ट सीरीज 7 का पार्ट 2 है। ठीक है, हुबली कारखाना का यह क्वेश्चन है जो एलडीसी जेई के अंतर्गत लिया गया था। चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एलएचबी कोच की अधिकतम गति कितना किलोमीटर होता है? तो कहने का तात्पर्य हमको ये है कि इस क्वेश्चन को मैंने कल भी बता दिया था पार्ट 1 में, फिर भी मैं इसको बताने जा रहा हूँ कि एलएचबी कोच की अधिकतम गति कितना किलोमीटर होता है। तो इसमें जो है आंसर जो है 160 किलोमीटर होगा। ठीक है ना, आंसर 160 किलोमीटर होगा। लेकिन मैंने डिटेल में इसके बारे में कल बताया था कि एलएचबी जो है इसका जो है आपको कहीं कहीं देखने को मिलता है, चाहे ऐसे लिखा हुआ रहता है कि 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह 160 किलोमीटर जो है इसका निर्धारित किया गया, अनुमानित है। यहाँ पर इसको बैन लगाया कि 160 किलोमीटर से अधिक नहीं चलाना है स्पीड में, लेकिन इसको जो है मॉडिफाइड करके 200 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से चलाया जा सकता है, मॉडिफाइड करके। ठीक है, इसको कल मैंने बताया था जब यह गाड़ी प्रथम बार चली थी तो उस वक्त जो है इसकी टेस्टिंग जो है 180 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से चलाकर मतलब कि किया गया था। लेकिन 160 किलोमीटर जो है इसका निर्धारित कर दिया गया कि 160 किलोमीटर के हिसाब से ही चलाया जाएगा। ठीक है, मैंने कल पूरे डिटेल में बताया था, फिर भी मैं डिटेल में बता रहा हूँ। तो हो गया एलएचबी का। और आईसीएफ का जो होता है, आईसीएफ का यह जो है 110 किलोमीटर के हिसाब से यह चलता है, चलाने का अनुमति है। ठीक है ना, लेकिन अधिकतम 140, लेकिन इसको मॉडिफाइड करके 130 किलोमीटर के हिसाब से चलाया जा सकता है। ठीक है ना, तो इसको जो है कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि रेल स्तर से एसटीओ की न्यूनतम ऊंचाई कितना होता है? ये तो आप लोग जानते हैं कि देखिए मैं टोटल इसी के बारे में बता दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर जो 100 ए में जो दिया है 10-30, तो ये जो है लोडेड कंडीशन में न्यूनतम ऊंचाई, इसका सही आंसर जो है ए ही होगा। तो लोडेड कंडीशन में, ठीक है, कहीं ये पूछता है कि लोडेड कंडीशन में रेल स्तर से बफर की ऊंचाई कितना होता है, या मतलब सेंटर बफर कपलर का, तो ये हो जाएगा 10-30 न्यूनतम या लोडेड कंडीशन में। और वहीं जो है 1105 जो दिया हुआ है यह जो है इम्पिटी कंडीशन, मतलब खाली स्थिति में कितना होता है हाइट उसका, तो 1105 हो जाएगा, ये हो जाएगा इम्पिटी कंडीशन में। और 1090 जो दिया हुआ है यहाँ पर, तो 1090 जो है ये शॉप इशू है। ठीक है ना, ये शॉप इशू है, मतलब कि शॉप से न्यूनतम 1090 mm से कम नहीं होना चाहिए, मतलब उससे कम नहीं होना चाहिए। और शॉप इशू जो शॉप में जब बंद करके गाड़ी जब बाहर निकलती है तो न्यूनतम इतना तक रखा जाता है। क्वेश्चन आता है कि न्यूनतम शॉप इशू जो है रेल लेवल से हाइट कितना होता है, तो 1090 होता है। ठीक है ना, तो मैं तीनों के बारे में मैंने बता दिया, तो यहाँ पर न्यूनतम का जिक्र किया गया है, इसलिए 1030 इसका सही आंसर होगा। और क्या कह रहा है कि एफ आई ए टी बोगी में डैश प्रकार के, मतलब फिएट बोगी में किसने मतलब कि डैश प्रकार के बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है, मतलब कि कौन सा बेयरिंग का प्रयोग फिएट में किया जाता है। ठीक है ना, तो फिएट जो मतलब कि बोगी जो है एलएचबी में प्रयोग किया जाता है, और इसमें जो है सीटीआरबी का प्रयोग किया जाता है। सीटीआरबी का जो बी नंबर में दिया हुआ है। ठीक है ना, सीटीआरबी का फुल फॉर्म हो जाता है कार्टिज टेपर रोलर बेयरिंग, कार्टिज टेपर रोलर बेयरिंग इसका जो है फुल फॉर्म होता है। वहीं आईसीएफ में जो है डबल रो स्फेरिकल रोलर बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। लिख लीजिएगा, डबल रो स्फेरिकल रोलर बेयरिंग का प्रयोग आईसीएफ में किया जाता है, जबकि एलएचबी में सीटीआरबी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने के पहले मैं एक बात बता दूं कि एक लड़का ने लखनऊ से जो मेरा पीडीएफ जो लिया है वो क्वेश्चन किया था हमसे। क्वेश्चन बार बार वो क्वेश्चन भेजते हैं, तो जो भाई पीडीएफ लेते हैं उनको तो मैं छूट पूरा तरह से दिया हूं कि हाँ भाई क्वेश्चन आप लोग भेज सकते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन भेजे थे क्या कि मतलब कि
एएलएचबी कोच में कितने अहद शौचालय होते हैं, और कहीं क्वेश्चन आ जाता है कि एएलएचबी में कितने लेबोरेटरी होते हैं। ठीक है, तो मैं बता ही रहा हूं, लेकिन साथ साथ जो मेरे वीडियो देख रहे हैं जो मेरे कर्मचारी भाई, उन लोग के लिए भी है कि लेबोरेटरी या अहद शौचालय जो है मतलब कि 3 होता है। अब आप कहिएगा कि 3 क्यों होता है? ठीक है, हम तो देखते हैं 4 होता है, हम सफर करते हैं चारों कोनों पर 4 गो है, वो बात ठीक है कि 4 है, परंतु डीआरडीओ जो है मतलब कि उसके सजेशन के अनुसार उसमें 3 ही शौचालय जो है होना चाहिए। ठीक है ना, और 3 ही शौचालय अगर थ्योरिकल पढ़िएगा बुक में तो उसमें 3 ही आपको मिलेगा। ठीक है ना, इसलिए लखनऊ के मेरे भाई, उनका नाम तो नहीं रख रहा हूँ, इसलिए वो समझ ले अच्छा से। आरडीएसओ के अनुसार 3 ही मतलब कि अर्ध शौचालय या लेबोरेटरी है, और एक चौथा किस लिए है तो वो मिनी पेंट्री के रूप में उसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है ना, जिसमें जो है पेंट्री कार वाले जो भी लोग हैं मतलब कि जिसको क्या बोलते हैं पीसी, मतलब कि जो खाना वाना पहुंचाते हैं, तो उन लोगों के लिए जो है उसमें जो भी खान पान का जो भी सामान जो है उसमें रखा जाएगा, या जो भी खाना पाना जो खा लेते हैं लोग कचड़ा वचड़ा जो भी कुछ है, तो मिनी पेंट्री कार मतलब के लिए उसको एक शौचालय का मतलब कि रखा गया। तो उसमें शौचालय उसको नहीं कहिए, मिनी पेंट्री कहिए। ठीक है ना, तो उसको रखा गया है, इसलिए उसमें 3 ही शौचालय उसको रखा जाएगा। ठीक है, और एक और क्वेश्चन किए थे, मैंने कल भी वीडियो में बताया था, उनको मैं कहूंगा कि कल का वीडियो देख ले, लेकिन फिर भी एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि ये राजभाषा से वो क्वेश्चन किए थे कि मंडल राजभाषा और क्षेत्रीय राजभाषा। ठीक है, तो उनका जो है मतलब कि 3 माह में एक बार जो है उनकी बैठक होता है। ठीक है, फिर से समझ ले, 3 माह में एक बार बैठक होता है, और उसका अध्यक्ष उस क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारी होता है। मान लेते हैं कि मंडल राजभाषा और क्षेत्रीय राजभाषा के जो मतलब होता है 3 महीना में एक बार होता है, और अध्यक्ष जो है उस क्षेत्र के केंद्रीय जो भी ऑफिस होगा केंद्र सरकार का, उस केंद्र और सरकार के जो ऑफिस में वरिष्ठ अधिकारी होंगे, चाहे उस क्षेत्र में कोई मान लेते हैं कि जीएम अगर बैठते हो तो जीएम होगा, और उस क्षेत्र में अगर जीएम ना होकर के डीआरएम बैठते हो तो उस क्षेत्र के डीआरएम उसके मतलब कि अध्यक्ष हो जाएंगे। मतलब उस क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारी उसके अध्यक्ष होते हैं। मंडल राजभाषा और क्षेत्रीय राजभाषा के मतलब कि बैठक जो होती है समिति का, उसका जो है अध्यक्ष 3 माह मतलब कि उस क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, 3 माह में एक बार होती है। और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक 6 माह में एक बार होता है, जो उसके अध्यक्ष जीएम होते हैं। ठीक है, और केंद्रीय हिंदी समिति केंद्रीय हिंदी समिति को साल में एक बार अर्थात 12 महीना में एक बार होता है, तथा उसके जो मतलब अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। उनको कंफर्म मैंने कर दिया। जो भाई मेरे पीडीएफ लिए हैं उन लोगों के लिए जो मतलब लखनऊ से जो क्वेश्चन हमसे जो किए थे, व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भेजे थे कि क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आ रहा है, कहीं डीआरएम दिया है, कहीं जीएम दिया हुआ है क्षेत्रीय राजभाषा का। ठीक है, तो क्षेत्रीय राज्य मान लेते हैं कि उस क्षेत्र में अगर जीएम बैठते होंगे तो जीएम होगा, और डीआरएम बैठते होंगे तो डीआरएम होगा। ठीक है, तो मतलब कि उस क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारी ही उसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, आप कन्फर्म हो गए। ठीक है, मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो के अंत तक बने रहें, मैं पूरे डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो बहुत ही रोमांच होने वाला है, आप लोग पूरा इत्मीनान से बैठकर देखिए शांति से। चलिए, और शांति से नहीं, उसमें एक कॉपी और किताब वाले कलम भी लेकर बैठिए, नोट करते जाइए वीडियो को रोक रोक करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 54 नंबर में क्या कह रहा है, थोड़ा सा कलम ले लो। ठीक है, तो घिसा हुआ पहिया प्रोफाइल की अंतिम फ्लेंज मोटाई जो है कितना होता है, मतलब कि कंडमिंग साइज जो कह रहा है, घिसा हुआ पहिया के बारे में जो पूछ रहा है। कंडम घिसा हुआ पहिया प्रोफाइल का अधिकतम फ्लेंज की मोटाई जो घिस गया है, मतलब कि कंडमिंग का जो होता है, तो ये जो है 22 mm होता है। ठीक है ना, तो ये जो दिया हुआ है, ये घिसा हुआ प्रोफाइल जो है फ्लेंज का थिकनेस जो है न्यू जो है 28.5 होता है। ये जो दिया हुआ है न्यू का दिया हुआ है। ठीक है ना, और ये जो है कंडमिंग का दिया हुआ है किसका, मेल एक्सप्रेस का। चलिए ध्यान से इसको कॉपी में नोट कर, इसमें तो क्वेश्चन दिया अधिकतम फ्लेंज की मोटाई मतलब कि घिसा हुआ मतलब कि कंडमिंग पूछ रहा है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर 22 इसका आंसर होगा। लेकिन आपको मैं चारों ऑप्शन के बारे में डिटेल बता दूं कि यह जो दिया हुआ है मेल एक्सप्रेस का दिया हुआ है, और वहीं इसका जो है पैसेंजर के लिए जो हो जाता है मतलब कि फ्लेंज का न्यूनतम मोटाई 16 mm हो जाता है। ठीक है, पैसेंजर के लिए। और ये जो दिया हुआ है मतलब कि न्यू दिया हुआ है मेल एक्सप्रेस का। वही हाइब्रिड अगर पहुंच रहा था हाइब्रिड तो इसका हो जाता 29.4 mm। ठीक है ना, 29.4 mm न्यू मतलब कि अधिकतम फ्लेंज की मोटाई। ठीक है, मेल एक्सप्रेस के लिए 28.5, और ये जो है कंडमिंग साइज जो है 22 मेल एक्सप्रेस के लिए, पैसेंजर के लिए 16 जो दिया है कंडमिंग साइज। ठीक है, अब जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आईसीए पीवीसी कोच का कोडल लाइफ कितना होता है। देखिए पीवीसी, ठीक है ना, तो इसका जो हो जाएगा 25 वर्ष हो जाएगा। ठीक है ना, पीवीसी का जो है 25 वर्ष हो जाएगा। वहीं अगर ओसी भी आता तो इसका जो हो जाता 35 वर्ष हो जाएगा। ठीक है ना, आईसीएफ ओसीबी कोच का कोडा लाइफ जो है 35 वर्ष हो जाता है। ओसीबी का फुल फॉर्म होता है अदर कोचिंग व्हीकल्स। अगर आईसीएफ मतलब पीसीबी है और उसको अदर कोचिंग में किसी भी कोच में अगर उसको कन्वर्ट करते हैं, याद रखिएगा
जैसे कि अभी देख रहे हैं जो वर्कशॉप में मेरे भाई काम कर रहे होंगे कैरिज में, वो देख रहे होंगे कि बहुत सारे आईसीएफ कोच को जो अंदर का जितने भी सीट उठ होता है सबको काट करके एनएमजी बनाया जा रहा है, न्यू मॉडिफाइड गुड्स, एनएमजी, न्यू मॉडिफाइड गुड्स, ठीक है ना, एनएमजी बनाया जा रहा है। उसमें जो है अब क्वेश्चन आ जाता है, देखिए क्वेश्चन पर क्वेश्चन याद पड़ता है। बहुत सारे भाई जिसको क्वेश्चन जो लखनऊ से भेजे थे वो क्वेश्चन नहीं देखते हैं, नहीं क्वेश्चन ढूंढते हैं। अगर क्वेश्चन आप ढूंढिएगा ना तो एक क्वेश्चन ढूंढिएगा 50 क्वेश्चन आपको मिलेगा और उससे आप कंफर्म हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी ओसीबी के बारे में मैं बताया, एनएमजी पर चला गया। अब एनएमजी जो है फुल फॉर्म भी आपको मालूम हो गया, एनएमजी का न्यू मॉडिफाइड गुड्स, ठीक है ना। तो हमको कहने का मतलब यह है कि आईसीएफ कोच को जब अदर कोचिंग में जब कन्वर्ट कीजिएगा तो आईसीएफ का कोडा लाइफ 25 वर्ष होता है। आईसीएफ का कोडा लाइफ जो है 25 वर्ष होता है। जब उसके अदर कोचिंग में अगर उसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 25 में जो है 10 जुट जाता है, ठीक है ना, 10 वर्ष उसका लाइफ बढ़ जाता है जब अदर कोच में मतलब कि हम कन्वर्ट करते हैं। तो इसका जो है कोडा लाइफ 25 वर्ष हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा 25 वर्ष हो जाएगा जब अदर कोचिंग व्हीकल्स में इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो, ठीक है। तो आपको एनएमजी का जो मैंने शब्द का प्रयोग किया था, एनएमजी का न्यू मॉडिफाइड गुड्स होता है, ठीक है ना। तो न्यू मॉडिफाइड गुड्स जो है उसमें के सारे कोच के अंदर का सीट ऊर्जा जो काट करके बाहर निकाल दिया जाता है। और उसमें जो है क्वेश्चन आता है कि एनएमजी गाड़ी का कहाँ प्रयोग किया जाता है, उसमें क्या लोड होता है भाई। तो उसमें जो है फोर व्हीलर जो भी है, ऑटोमोबाइल्स जो भी है उसमें जो है लोड किया जाता है, लिख लीजिएगा, ऑटोमोबाइल्स उसमें एनएमजी गाड़ी में लोड किया जाता है, कार वगैरह फोर व्हीलर वगैरह, और उसको जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिष्करण में शामिल नहीं है, थोड़ा सा इसको ऊपर बढ़ा लेते हैं, ठीक है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया परिष्करण क्या कह रहा है, फॉलोइंग प्रोसेस आर इंक्लूडेड फिनिशिंग, ठीक है ना। तो फिनिशिंग जो है क्या बोलते हैं, 57 नंबर या क्वेश्चन है, थोड़ा सा। तो इसमें जो है हो जाएगा इसका सही आंसर होनिंग, ठीक है ना। तो इसमें बिल्डिंग जो है, मिलिंग जो है, इस जो सब कुछ है, लेकिन होनिंग जो है परिष्करण में शामिल नहीं है। क्वेश्चन क्या करे, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया परिष्करण में शामिल है, ठीक है ना। तो ये यही इसका होनिंग हो जाएगा, ये जो है गलत हो जाएगा, ठीक है, सही आंसर इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होगा। देखिए जो भाई ड्राइंग पढ़े होंगे वो तो एकदम डायरेक्ट जवाब दे देंगे। जब ऑर्थोग्राफी से आइसोमेट्रिक से टू ऑर्थोग्राफी जो हम लोग जो ड्राइंग में जो हम लोग पढ़े हैं, तो मान लेते हैं कि क्या बोलते हैं वृत्त का आइसोमेट्रिक। तो ऑर्थोग्राफी में जो है मान लेते हैं कोई अंडाकार जब गोला है, जब उसको जब हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में जो हम बदलेंगे तो तो वो जो है इस प्रकार के मतलब कि अंडाकार हो जाता है, मतलब कि किस प्रकार हो जाता है, इलिप्स जो है उसका इलिप्स के हिसाब से उसको मतलब कि दिखाई देता है, ठीक है ना, आप समझ गए होंगे। जब वह ऑर्थोग्राफी में जब रहेगा तो गोल दिखाई देगा, जब आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में जब हम बदलेंगे तो इलिप्स टाइप के दिखाई देगा, ठीक है। जो ड्राइंग भैया पढ़े होंगे, ड्राइंग का भी मैंने पीडीएफ दिया है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का, उसमें जाकर के आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, जो भाई मेरे पीडीएफ लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइंग का भी एक क्वेश्चन है, ये ना समझे कि ड्राइंग से नहीं आता, आता है भाई। निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग जंग को रोकने के लिए धातु को कोट करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो मतलब कि जंग से रोकने के लिए तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेटल प्राइसिंग मतलब कि स्प्रे जो किया जाता है, मेटल क्लाइंडिंग मतलब कि ऑल द एबव जो है इसमें सब प्रक्रिया जो है किया जाता है जंग को रोकने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्डिंग के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा किरण उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है। तो इंफ्रारेड अल्ट्रावायलेट जो है सब होता है, इसमें गामा किरणें जो है इसमें जो है उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है ना। कौन सा किरण, गामा किरण जो है उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है। इस सबको जो है हम जो भाई टेस्ट देते हैं उनको मैं ये बात कहूंगा कि टेस्ट दे करके वीडियो को जरूर देखा, उसके बाद में कॉपी में नोट कर लें, ठीक है ना, कॉपी में उसको नोट कर लें। और एक जो है अपना मतलब कि जितने भी टेस्ट हम कराते हैं तो टेस्ट का एक अलग नोट्स बनाते जाएं, ठीक है ना, और वीडियो को देखें, और वीडियो में क्या सही गलत मतलब कि जो आप हुआ है टेस्ट करते समय, टेस्ट देते समय, उसमें जो है उसके अलावा में एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन इसमें जो बताया जा रहा है रिलेटेड क्वेश्चन, उसको उसी जगह नोट करते चले तो बाद में याद करने में, पढ़ने में बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बनाने और आकार देने में शामिल नहीं है। देखिए मेरे भाई क्वेश्चन जल्दीबाजी में पढ़ करके नहीं, जैसे इसमें जो दिया हुआ है जल्दीबाजी में लोग पढ़ देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया बनाने और आकार देने में तक पढ़ करके छोड़ देते हैं, ठीक है, जल्दीबाजी में, जहां पर एग्जाम हम लोग देते हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम देते समय बहुत ही बारीकी से क्वेश्चन पढ़े हैं, ठीक है, और नहीं छोड़ करके सब हाई वाले पर धाए मार देंगे, पहला ऑप्शन में मिल जाएगा धाए मार देंगे और आगे निकल जाएंगे, बाद में पता चलेगा कि क्वेश्चन जो है गलत हो गया, ठीक है ना। तो ये जो है शामिल नहीं है, ठीक है। क्या कर निम्नलिखित में कौन सा प्रक्रिया बनाने और आकार देने में शामिल नहीं है, तो इसका जो है देख लीजिए, और क्या क्या दिया हुआ है, रोलिंग, सीट फॉर्मेसिंग, फॉर्गिंग और
ब्रोचिंग मतलब कि ये जो है बी जो है फार्मिंग जो है सीड फार्मिंग जो दिया हुआ है यह आकार मतलब कि देने में शामिल नहीं है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिक बेल्डिंग का एक उदाहरण। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको जरूर कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और जिस कॉपी में नोट कीजिए ना कीजिए लेकिन इसको जरूर कर लीजिए, मैं इसको पूरे डिटेल में मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, कॉपी कलम को रेडी कर लीजिए मेरे भाई, मेरे कर्मचारी भाई, मेरे दोस्त। तो अब उसके बाद में देखिए मैं डिटेल में इसको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ही आता है। एक क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, मैं इसे मैं पूरी क्वेश्चन को मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, निम्न में से कौन सा प्लास्टिक बेल्डिंग का उदाहरण। मैं इसका आंसर अभी नहीं बताऊंगा, जब मैं इसको डिटेल में बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पर यह WELD मतलब कि मान लेते हैं कि यह वेल्डिंग है। ठीक है ना, तो बेल्डिंग जो है, बेल्डिंग इसको मैं इस तरह कर देता हूँ। ठीक है, बेल्डिंग, ठीक है, तो वेल्डिंग जो है मतलब कि दो मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग, अगर भाई वेल्डिंग का क्लासिफिकेशन किया जाए तो दो मतलब कि दो प्रकार के वेल्डिंग होते हैं। ठीक है, इधर जो होता है, देखिए मैं पूरा लिखूंगा तो इसमें जगह नहीं है, मैं बोलूंगा अपना कॉपी कलम लेकर के वीडियो को रोक रोक करके आप पूरा लिखते जाइएगा। मैं बोलूंगा पूरा फुल लेकिन लिखूंगा हाफ। ठीक है ना, तो आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो दो प्रकार के वेल्डिंग होता है, एक होता है प्रेशर वेल्डिंग, जैसे लिखिए यहाँ पर प्रेशर वेल्डिंग। ठीक है, और एक होता है नॉन प्रेशर वेल्डिंग। ठीक है, नॉन प्रेशर वेल्डिंग जिसको हम लोग फ्यूजन वेल्डिंग भी कहते हैं, फ्यूजन वेल्डिंग भी कहते हैं। नॉन प्रेशर वेल्डिंग अर्थात फ्यूजन वेल्डिंग, और एक होता है प्रेशर प्रेशर वेल्डिंग। ठीक है, और दूसरा होता है नॉन प्रेशर अर्थात फ्यूजन वेल्डिंग। ठीक है, अब जो है प्रेशर वेल्डिंग, और प्रेशर वेल्डिंग जो है, प्रेशर वेल्डिंग जो है यहाँ पर जो है ये भी अब दो प्रकार का, एक हो जाता है फोर्ज वेल्डिंग। ठीक है ना, एक हो जाता है फोर्ज वेल्डिंग, और दूसरा जो होता है मतलब कि रजिस्टेंस वेल्डिंग। यहाँ पर लिख लीजिएगा रजिस्टेंस वेल्डिंग। ठीक है ना, इसको क्या लिखिएगा, रजिस्टेंस वेल्डिंग। अब इधर जो है, इधर जो है नॉन फेरस में जो है, इधर जो है मतलब कि अब जब क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग जब हम आप लोग को एक वीडियो में बनाऊंगा उसमें पूरा क्लियर कर दूंगा। मैं यहाँ पर शॉर्टकट में यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ। तो ये जो है यह अब तीन प्रकार का हो जाता है, एक हो जाता है थर्मिट वेल्डिंग, और एक हो जाता है आर्क वेल्डिंग, और एक हो जाता है मतलब कि गैस वेल्डिंग। ठीक है ना, गैस वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग। ठीक है ना, तो इसमें जो अब इसको जो है आर्क वेल्डिंग में भी बहुत सारे वेल्डिंग होते हैं, आप सब लोग जानते हैं, मेटल आर्क वेल्डिंग, कार्बन आर्क वेल्डिंग, टिक वेल्डिंग, जितने भी मतलब कि सब वेल्डिंग है, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। ठीक है, तो ये सब जो है इसी सब मतलब कि नॉन फ्यूजन वेल्डिंग में सब आता है। ठीक है, प्रेशर वेल्डिंग में जो है ये सब आता है, फोर्ज वेल्डिंग या रेजिस्टेंस वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग को ही हम लोग या फोर्ज वेल्डिंग को ही हम लोग प्लास्टिक वेल्डिंग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है ना, कहने का तात्पर्य है कि प्लास्टिक वेल्डिंग उसे कहा जाएगा मतलब कि जो इसमें जो है मेटल को पूरी तरह गर्म किया जाता है, और गर्म करके जब प्लास्टिक अवस्था तक जब आ जाता है तब उसको फोर्ज करके मतलब कि हम लोग उसको वेल्डिंग करते हैं। ठीक है ना, इसलिए फोर्ज वेल्डिंग को जो है प्लास्टिक वेल्डिंग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। जब क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग पढ़ाएंगे, वीडियो हम बनाएंगे, तो उसमें जो है पूरा डिटेल में हम आप लोग को देंगे। ठीक है, जो भाई मेरे PDF लिए हैं उसको उन लोग को दिया गया है, बाकी जो भी होगा मैं दे दूंगा, या अपने नोट्स जो बनाए हैं जो अपने हाथों से मैंने लिखा है उसको फोटो खींच करके जो भेज देंगे। अर्थात जो भाई मेरे PDF लिए उनको हर तरह से तैयार करना मेरा फर्ज बनता है, इसलिए उनको गेस क्वेश्चन, क्रैश कोर्स और नोट्स जो बनाए हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग का, मैं उसका फोटो खींच करके आप लोग को भेज दूंगा, आप लोग चिंता नहीं कीजिए। ठीक है, तो ये जहां तक मोटा मोटी आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या था, निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिक वेल्डिंग का उदाहरण है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या दिया है, फोर्ज वेल्डिंग। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर जो है फोर्ज वेल्डिंग। फोर्ज वेल्डिंग में जो है आपको जो है प्रेशर वेल्डिंग या फोर्ज वेल्डिंग या रेजिस्टेंस वेल्डिंग, सभी इसमें तीनों ऑप्शन में कोई भी अगर ऑप्शन आ जाता है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, फोर्ज वेल्डिंग या प्रेशर वेल्डिंग, जो है वो प्लास्टिक वेल्डिंग का उदाहरण है। ठीक है ना, वो प्लास्टिक वेल्डिंग का उदाहरण है, क्योंकि ये जो है प्रेशर वेल्डिंग का ही सब रूप है। ठीक है ना, फोर्ज वेल्डिंग या रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में भी बहुत सारे मतलब की वेल्डिंग आता है, स्पॉट वेल्डिंग, सेमी सीम वेल्डिंग, जो भी है ये जितना भी है रेजिस्टेंस वेल्डिंग में आता है। ठीक है ना, तो कहने का तात्पर्य हमको यह है कि आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे मोटा मोटी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, और कहा है ए फोर्स वेल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परिष्करण प्रक्रिया की तरह समूहीकृत नहीं है, समूहीकृत नहीं है। ठीक है ना, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, समूहीकृत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63 में जो है कह रहा है, तो इसमें जो है देखिए यहाँ पर शेविंग जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ये परिष्करण जो है, फिनिशिंग जो है में यह मतलब कि देखिए बफिंग जो है, पॉलिशिंग जो है, जो पॉलिशिंग किया जाता है, बफिंग किया जाता है, सब जो है फिनिशिंग के लिए किया जाता है, फिनिशिंग प्रोसेस है। लेकिन शेविंग जो है यह जो है फिनिशिंग प्रक्रिया प्रोसेस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वैज्ञानिक कारखाना लेआउट का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है ना, वैज्ञानिक कारखाना
कारखाना लेआउट का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो ए नंबर में जो देखिए इसको जो है आप लोग जो जो क्वेश्चन जो इन लोगों भाई को इंग्लिश में जो नहीं आता है वो गूगल ट्रांसलेट ऐप लोड कर ले और उसे ट्रांसलेट करके उसको अच्छी तरह से समझ करके अपना हिंदी कर ले। लेकिन हमारे अधिकांशतः जो भी भाई पीडीएफ लिया है सभी के सभी हिंदी मीडियम में ही उनको पीडीएफ चाहिए, ठीक है ना। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में उनको पीडीएफ दिया है। जैसे कि जो मैंने टेस्ट लिया था कि एक लड़का बात बोला कि नहीं सर ये सब इंग्लिश में ऑप्शन है, तो कहा ठीक है इंग्लिश और हिंदी में दोनों तैयार करना जरूरी है। किस तरह का आपके सामने क्वेश्चन आएगा कुछ नहीं कहा जा सकता है, इसलिए मैं इसका आंसर हिंदी में ही बताता हूँ, ठीक है। तो ए नंबर जो लिखा हुआ है मतलब कि वैज्ञानिक कारखाना में तो टू मिनिमाइज प्रोडक्ट डिले जो लिखा हुआ है, अर्थात ए में जो लिखा हुआ है प्रोडक्ट में कोई डिले नहीं होना चाहिए, इसका जो है हिंदी होगा प्रोडक्ट में कोई डिले नहीं होना चाहिए। बी का जो हो जाएगा प्रोडक्ट बेटर क्वालिटी का होना चाहिए और सी में जो है अधिक स्पेस होना चाहिए, अर्थात इसका सही आंसर जो है ऑल हो जाएगा, ठीक है। अर्थात ए नंबर में प्रोडक्ट में कोई डिले नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट बेटर क्वालिटी का होना चाहिए और सी में अधिक स्पेस होना चाहिए, अर्थात ऑल ऑफ द एबव 64 का सही आंसर हो जाएगा। आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 65 नंबर में देखा रहा है कि ईओटी क्रेन का कोडल लाइफ कितना होता है, ठीक है ना। ईओटी क्रेन का कोडल लाइफ कितना होता है, तो ईओटी क्रेन का कोडल लाइफ जो है मतलब कि 20 वर्ष होता है। इसे भी आप लोग वर्कशॉप में और कहीं भी देखते होगा वो तो 20 वर्ष का कितना कितना दिन तक वो चलते रहता है, 25 वर्ष 30 वर्ष, लेकिन उसका रिपेयर किया जाता है, उसको रिपेयर वगैरह कर करके आगे तक भी उसको 20 वर्ष से भी अधिक तक चलाया जाता है। लेकिन उसका थ्योरिकल अगर पढ़ाई कीजिएगा तो वो जो है 20 वर्ष ही होता है। आपको थ्योरी में जो है 20 वर्ष ही मिलेगा और उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन भी आएगा, इसी के हिसाब से आपको आंसर भी देना होगा मेरे कर्मचारी भाई, ठीक है। तो हो जाएगा 20 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। आईसीएफ ये जो है कल क्वेश्चन मिला था पार्ट 1 में कि ईओटी क्रेन को किस रंग से रंगते हैं, तो सभी लोग जानते हैं यह येलो कलर से मतलब कि पीले रंग से रंगा जाता है, ठीक है ना, पीले रंग से रंगा जाता है। और ईओटी क्रेन से एक और क्वेश्चन आया था कल, फिर मैं बोल दूं कि ईओटी क्रेन में जो चेन जो होता है, चेन वायर रस्सी जो है उसको जो है रिपेयर जो है कितने दिन पर करते रहना चाहिए, तो 6 मंथ में एक बार उसको जरूर करना चाहिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर यूटी क्रिया से 3 क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो गया। आईसीएफ पहिया व्यास की कंडेमिंग सीमा क्या है, ठीक है ना। तो आईसीएफ जो है व्हील का कंडेमिंग सीमा जो है आपको जो है देखिए यहाँ पर दिया 825, 815, 813, 34, ठीक है। तो इसका कंडेमिंग साइज जो है 825 होता है, ठीक है ना। कंडेमिंग साइज 825 होता है। वहीं एलएचबी का जो है 845 होता है और कहीं गैदरिंग रेंज का एथी के हिसाब से कहीं कहीं आपको 855 भी मिलेगा एलएचबी के लिए कंडेमिंग साइज। तो अगर 845 और 55 दोनों दिया है तो 855 मारिएगा, और अगर इसमें से कोई एक अगर दिया है तो उसको मार देंगे, और दोनों ऑप्शन में दिया है तो 855 मारेंगे, ठीक है। और आईसीएफ पहिया का कंडेमिंग साइज जो है 825 होता है। और इस पर एक और बात बता दें कि आईसीएफ कोच का जो पहिया जो होता है उसके लिए शॉप इशू जो है 837 जो है इससे कम का जो है इशू नहीं किया जाता है, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं कि कोच का पहिया जो रनिंग पीरियड में है तो मान लेते हैं 825 तक चलेगा, उससे अगर कम होगा तो उसको कंडम कर देंगे, 825 पर उसको कंडम कर देंगे। लेकिन अगर शॉप से कोई अगर इशू हो रहा है या अगर कोई व्हील तो 837 से नीचा नहीं मतलब कि करना चाहिए, थ्योरिकल आपको मिलेगा। लेकिन वर्कशॉप में जो मेरे भाई काम कर रहे होंगे वो तो कहते होंगे कि 835 34 का भी हम लोग देखते हैं कि शॉप इशू होता है, ये भी बात सही है, ठीक है, क्योंकि मैं भी देखता हूं इस बात को। लेकिन थ्योरिकल के अनुसार ना हम आपको बताएंगे मेरे भाई, जो आपको क्वेश्चन मतलब कि परीक्षा में पूछा जाएगा जिससे कि आपको आंसर सही होगा, ठीक है। तो बहुत ऐसा सारा चीज है जो प्रैक्टिकल जो आपको कारखाना में आप करते हैं कैरिज या जहां भी मतलब कि वैगन रिपेयर में कहीं भी हो, तो बहुत सारा ऐसा चीज है जो प्रैक्टिकल जो किया जाता है उस हिसाब से थ्योरिकल नहीं होता है, और कुछ ऐसा होता है जो थ्योरी में होता है उस तरह प्रैक्टिकल भी नहीं होता है, ठीक है। तो जो थ्योरी में है उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन आएगा, उस हिसाब से ही आप आगे बढ़े, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं कि वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। कह रहा है कि 68 में कि वर्कशॉप में पहिया व्यास की धुरी की अनुमत सीमा, ठीक है ना। इस बात देखिए इस क्वेश्चन में जो है थोड़ा सा मतलब कि लिखने में थोड़ा सा अधिक कर दिया है, ठीक है ना। मतलब कि इसको कहने का मतलब है कि एक ही एक्सल पर मान लेते हैं कि एक्सल है तो एक ही एक्सल पर दोनों चक्कों में मतलब कि दोनों चक्कों के व्यास में जो है कितना का अंतर हो तो चलेगा, ठीक है। एक ही धुरा पर कह रहा है कि वर्कशॉप में पहिया व्यास की धुरी की अनुमति मतलब कि एक ही पहिया पर कितना मतलब कि अंतर होगा तो चलेगा, एक ही धुरा पर मतलब एक ही एक्सल पर दोनों पहियों के बीच के अंतर जो है 0.5 mm हो तो चलेगा, इससे अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एक बोगी में मान लेते हैं कि एक और यहाँ पर एक्सल है तो एक बोगी में ये दोनों
दोनों पहिया की मतलब कि दोनों पहिया में मतलब कि व्यास में अंतर को कितना होना चाहिए, तो ये जो है 5 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। कितना से? 5 mm से अधिक जो है नहीं होना चाहिए। ठीक है। और ये भी बात बता दें कि अब पूंछ की अगर बात आ जाए, अगर पूंछ का, तो यहाँ पर भी मान लेते हैं कि एक्सल लगा हुआ है यहाँ पर, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पूंछ हो गया। ठीक है। तो इस पूंछ में दोनों मतलब कि बोगियों के बीच के बीच में जो मतलब कि पहिया के व्यास में जो अंतर है वो जो है 13 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन को समझिए, आपका क्वेश्चन ये आया था कि एक ही एक्सल पर दोनों पहिया के बीच के अंतर जो है व्यास में अंतर कितना होना चाहिए, तो 0.5 mm जो मैं इसमें दिया हुआ है। और एक ही बोगी में, एक बोगी में दोनों मतलब कि एक्सल पर जो लगा हुआ है इसमें चक्कों में व्यास में अंतर कितना होना चाहिए, तो 5 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। और एक कोच में दोनों बोगियों में जो लगा हुआ है पहिया, उसमें जो व्यास में जो अंतर जो हम अगर अति करते हैं 13 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन शॉप में आप लोग अगर काम करते होंगे तो शॉप में देखे हुएगा चक्का घर में कि वो जो है 10 mm से, तो 13 नंबर जो है थ्योरिकल है। आपको कहिएगा कि 13 mm नहीं 10 mm होता है सर, क्योंकि हम देखते हैं चक्का घर में 10 mm से ज्यादा अंतर नहीं देता है। ठीक है ना। लेकिन वो भी बात सही है, चक्का घर जो है 10 mm से ज्यादा चारू चक्का में डिफरेंस नहीं देता है, परंतु थ्योरिकल जो है 13 mm हो तो चलेगा। आपको आंसर 13 mm देना होगा। दो कोच में अगर पूछे तो 13 mm, बोगी में पूछे तो 5 mm, एक ही एक्सल पर पूछे तो 0.5 mm। चलिए शॉर्टकट में आपका आंसर दे दिए। कोच में अगर पूछे चक्का में अंतर था 13 mm, अगर एक ही एक्सल पर पूछे तो 0.5 mm, और बोगी में, एक बोगी में अगर चक्का में अंतर पूछे तो 5 mm। ठीक है। मुझे बार बार बोलने का मतलब यह है कि आपको इसी वक्त हम आपको लगभग 80% याद हो जाए, इसीलिए मैं बार बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट करता हूं। ठीक है। चलिए, बहुत सारे भाई बोलते होंगे, क्या कहते होंगे ये बात कि सर बहुत ज्यादा बोलते हैं। नहीं, मैं आप लोग को याद कराने के लिए, सारे लड़के आप ही के जैसे तो नहीं है, कुछ लड़का ऐसे भी हैं जो उनको मतलब कि बहुत सारे उत्साहित है, मतलब कि सब बहुत सारा लड़का उनको जो है समय से बचत होता है, वीडियो देखते वक्त ही याद हो जाता है। ठीक है ना। इसलिए उसको बार बार मैं रिपीट करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक सीएनसीआईसी, एक एनसीआईसीएफ, एनसी मतलब नॉन एसी, नॉन एसी, नॉन एसी आईसी कोच में पानी की मात्रा कितना होता है। ठीक है ना। तो आंसर जो है 18 लीटर होगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है कुछ क्वेश्चन में जो है फ्रेश नहीं किया हुआ है। WRA, वाटर रेसिंग एप्टीट्यूड, उसका फुल फॉर्म WRA। तो WRA का क्षमता जो है 200 लीटर का होता है। ठीक है ना। तो ऐसे भी आईसीएफ कोच में चारों कोनों पर 400 लीटर का जो है मतलब कि टैंक लगा होता है। 4 चुका 16 लीटर, 1600 लीटर का 400 का लगा रहता है। लेकिन WRA जो है या इसकी क्षमता 200 लीटर है। ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देना चाहिए था कि आईसीएफ कोच की कुल पानी की क्षमता जो है, मात्रा जो है कितना होता है, तो 1800 लीटर होता है। ठीक है। WRA को मिला करके। ठीक है। और चारों कोनों पर 400 लीटर का होता है, जो 1600 जो है इसका हो जाएगा। ठीक है ना। अगर कुल पूछता है तो 1800। ठीक है। इसमें कुल नहीं लगाया है। या एक एनसी मतलब नॉन एसी आईसी कोच में जो है पानी की मात्रा जो है 1600 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीएफ कोच में बेयरिंग पीस की भरपाई। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, मेरे कर्मचारी भाई, मेरे दोस्त, इसको जरूर मेरे आप लोग अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। मैं देखता हूँ बहुत सारे मतलब कि जो टेस्ट कराता हूँ उसमें तो देखता ही हूँ बहुत सारे मतलब कि क्वेश्चन जहाँ जहाँ जो पूछा जा रहा है, हर एक डिवीजन में जो क्वेश्चन हमारे पास जो आ रहा है उसमें देखते हैं कि क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट होता है कि आईसीएफ कोच में बेयरिंग पीस की भरपाई कितना होता है, तो 42 mm होता है। ये बहुत ही आंसर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीएफ कोच में बेयरिंग प्लेट की कंडमिंग सीमा कितना होता है। ठीक है ना। कंडमिंग सीमा, देखिए इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। आईसीएफ कोच में बेयरिंग प्लेट की कंडमिंग सीमा जो है कितना होता है। बेयरिंग प्लेट की, देखिए इसके बारे में जो भाई मेरे वर्कशॉप में काम करते होंगे उनको जो है पता होगा कि जैसे बेयरिंग पीस है क्या, उसके बारे में पहले मैं बता दूं कि मान लेते हैं कि यह जो है बोलिस्टर है। ठीक है। यह बोलिस्टर है। यहाँ पर देखिएगा कि ये जो है यहाँ पर साइड बैरियर लगा रहता है, जिसमें जो है तेल रखा रहता है, आप लोग देखे हुएगा। ठीक है। तो इसमें जो है एक प्लेट लगा रहता है, प्लेट नीचे रखा रहता है। ठीक है ना, प्लेट। ठीक है ना। वही जो है क्या बोलते हैं कोच ऐसे बेयरिंग प्लेट, वही बेयरिंग प्लेट है। ठीक है ना। तो उसका जो है क्या कह रहा है, कंडमिंग पूछ रहा है। कंडमिंग जो है इसका कितना होता है, तो कंडमिंग साइज जो है इसका मतलब कि 8.5 कहाँ दिया हुआ है, 8.5 डी में दिया है। ठीक है ना। तो 8.5 होता है। ठीक है ना। कितना होता है, 8.5 होता है। ठीक है। और वहीं अगर न्यू अगर पूछ देता है, न्यू, तो न्यू अगर पूछे तो ये हो जाता है 10 mm हो जाता है। ठीक है ना।
आईसीएफ कोच का बेयरिंग प्लेट का न्यू साइज जो है 10 mm और कंडमिंग साइज जो है 8.5 mm होता है। और कहीं कहीं ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि शॉप इशू कितना होता है, मतलब शॉप इशू कितना पर उसको कर दिया जाएगा, मतलब कि चलने लायक है तो चला दिया जाएगा। तो इसका जो हो जाएगा 9 mm हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा 9 mm हो जाएगा मेरे भाई। इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगर यहाँ तक अगर वीडियो में बने हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन आपको केवल लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ही तो करना है। मान लेते हैं कि आप शेयर अपने जहां पर काम कर रहे हैं वहां पर आप नहीं कीजिएगा, अदर दोस्त को कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा मेरे भाई कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि उसे हम देखें कि हाँ कहाँ सही गलत, या मैं वीडियो कैसे बनाया, मतलब कि वीडियो के बारे में हमको पता चलेगा कि हाँ मैं उससे उत्साहित होऊंगा और इससे अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर आप लोगों को सामने रखूंगा, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर दीजिएगा। चलिए, तो ये तो आप क्वेश्चन समझ गए। 3 यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपको मतलब कि क्लियर होता है, ठीक है ना। और इसमें भी दिया हुआ था 42 mm, इसको भी मैं बता दूं, मैं तो वीडियो तो लंबा होता ही जा रहा है, ठीक है। ये तो कंडमी साइज जो बेयरिंग पीस का, तो मैंने सोचा था कि बढ़ा दूं आगे, लेकिन बगैर बताए मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। आईसीएफ कोच का बेयरिंग पीस की भरपाई सीमा जो है 42 मतलब कि कंडमिंग साइज जो है मतलब होता है, लेकिन इसका न्यू अगर पूछता है तो 45 mm मारिएगा, ठीक है। कितना न्यू पूछता है तो 45 mm, और 100 पीसू अगर पूछता है तो 43.5 mm मारिएगा, और कंडमिंग अगर पूछता है तो 42 mm मारिएगा। देखिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपका क्लियर हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, बीएम बोर्ड मॉडल, ठीक है। आप लोग बढ़िया से अच्छा से बैठ के कॉपी कलम लेके अच्छा से लिख ली, काहे से कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बा, ठीक ना। हमारे बिहारी भाई जो है कहीं भी सबसे आगे रहते हैं, ठीक है ना। ऐसे वो लोग से सबसे अधिक निहोरा बा कि वो लोग जल्दी से जल्दी अच्छा से अच्छा रैंक लाएं, हमसे जुड़ी, और अच्छा से अच्छा वो लोग के रैंक लावे के हम भी प्रयास करब, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो दोनों हो गया 45 42 जो था ये तो हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसका भी मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बीएसएस हैंगर का नया और कंडमिंग, बीएसएस हैंगर का नया और कंडमिंग जो है कितना होता है, ठीक है ना। तो इसमें जो है थोड़ा सा मैं कलम ले ले, ठीक है। तो इसमें जो है 84 और 87 होगा। अब सर कहिएगा कि बीएसएस हैंगर का नया जो है 84 है और कंडम जो है 87 हो गया, ये बढ़ गया। तो कहने का मतलब बीएसएस हैंगर जो ट्रॉली पर जो भैया जो काम करते होंगे आईसीएफ बोगी में, बोगी शॉप में, तो वो देखते होंगे कि ये हैंगर जो होता है ना, हैंगर, तो यह जो है न्यू जो है 84 होता है और कंडम 87 होता है। मतलब कि जब ये चलते चलते जो है इसका एथी जो है फैल जाता है, मतलब कि भोजपुरी में इसको बोले तो लमर जाता है ना यहाँ पर, यानी फैल जाता है, घिस जाता है, तो इसका साइज जो है लंबा हो जाता है। मतलब कि 84 से 87 मतलब कि 3 mm जो जब घिस जाए तो उसको हम कंडम कर देंगे। जहां तक आशा है कि आप समझ गए होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 16 टन आईसीएफ बोगी की प्लेट की मोटाई कितना होता है, ठीक है ना। तो बोगी की आप बात कर रहा है, बोगी का यहाँ बात कर रहा है। मैं ये भी एक बात बता दूं कि यहाँ पर कंफ्यूजन में जल्दी से लोग मारेंगे 16 टन बोगी प्लेट का, बोगी यहाँ पर ध्यान नहीं देंगे भैया कि मेरे बोगी पूछ रहा है, और धाए एक्सल पर मार देंगे 25 टन और चल देंगे गाड़ी, ठीक है। कि 16 टन एक्सल मतलब कि जो भी होता है 16 टन मतलब बोगी जो भी उसका 25 टन जो है एक्सल लोड होता है, ठीक है ना। लेकिन यह जो है गलत हो जाएगा। हम ये जो है पर बोगी प्लेट की यहाँ पर बात किया जा रहा है, बोगी प्लेट की यहाँ पर बात किया जा रहा है। तो बोगी प्लेट जो है, जो बोगी जो होता है जो 16 टन का होगा, तो 16 टन वाला का मोटाई जो है बोगी जो होता है उसका थिकनेस जो प्लेट का जो मोटाई जो होता है 16 टन का 16 mm होता है, और जो नॉन एसी जो होते हैं 13 टन उसका 13 mm होता है, कहीं 12 भी आपको मिल जाता है, ठीक है। तो 13 टन होगा जो नॉन एसी होगा, तो उसका 13 mm जो 13 टन वाला होगा उसका 13 mm प्लेट का मोटाई होगा, और जो 16 टन जो एसी का होगा उसका जो है 16 mm होगा प्लेट का मोटाई बोगी का। जो भाई मेरे बोगी शॉप में जो ट्रॉली पर काम करते होंगे एसी और नॉन एसी के जो बोगी जो वो लोग दबाते होंगे, प्रेस करते होंगे, वहां पर वो लोग मिलाकर अपना अंतर देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 में क्या कह रहा है कि एपी और बीपी में डिजाइन किया गया हवा का दबाव 10 किलोग्राम पर सीएम स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो एपी और बीपी, ठीक है ना, एपी और बीपी, एपी का मतलब हो गया फीड पाइप और बीपी का मतलब हो गया क्या, ब्लड प्रेशर।
नहीं रे मेरे भाई, ब्लोड प्रेशर नहीं, यानी ब्रेक पाइप और फीड पाइप, ये दोनों का जो है होता कितना प्रेशर होता है, तो बीपी एंड एफपी। तो एफपी का जो होता है 6 kg होता है और बीपी का जो होता है 5 kg पर सीएम स्क्वायर होता है। मैं अगले पिछले वीडियो में भी मैंने बहुत सारे डिटेल में जो पार्ट 1 जो पिछला जो टेस्ट सीरीज 5 का जो कराया था, उसमें पार्ट 1 जो मैंने बनाया वीडियो, बहुत ही रोमांच वीडियो बनाया है और उसमें पूरी तरह डिटेल में मैंने बताया है एपी बीपी के बारे में। फिर से मैं बता दूं कि बीपी और सीआर मैंने सीआर नहीं, लोमड़ी नहीं, सीआर का मतलब कंट्रोल रिजर्वायर, इसका जो है 5 kg होता है और एफपी फीड पाइप और एआर मतलब कि एक जुलरी रिजर्वायर, इसका 6 kg पर सीएम स्क्वायर इसका प्रेशर होता है मेरे भाई। इसको जो है कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 6-5, यानी ये हो जाएगा। ठीक है, कारखाने अधिनियम 1948 10 वर्ष में संशोधित किया गया था। रेलवे एक्ट 1948, ठीक है, कारखाना अधिनियम 1948, जो भाई मेरे पीडीएफ लिए हैं उनको जो है रेलवे एक्ट 1948 जो है उनको दिया गया है, वो निकाल करके उससे पढ़ लेंगे। डी एंड ए आर का जो भी जो दिया गया पीडीएफ उनको भी पढ़ लेंगे, इससे भी क्वेश्चन बहुत ही आता है। ठीक है ना, और हर एक टेस्ट में बहुत सारे हम देख रहे हैं कि भाई के टेस्ट में शामिल नहीं हो रहे हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन चला जा रहा है उनके व्हाट्सएप पर, लेकिन टेस्ट में शामिल उनको व्यस्तता कहीं ज्यादा है, लेकिन ज्यादा व्यस्त रहिएगा तो अच्छा मार्क्स नहीं हो आएगा, इसलिए हर एक टेस्ट में शामिल होना अनिवार्य है। ठीक है ना, नहीं तो आपका रैंक अच्छा नहीं आएगा, हम भी लाख मेहनत करेंगे फिर भी आप कुछ नहीं कर पाइएगा। तो कह रहा है कि रेलवे एक्ट जो है 1948 जो है कब संशोधित हुआ था, तो 1987 में हुआ था। चलिए, वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। यहाँ तक अगर वीडियो में बन गए हैं तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो को अंत तक देखिए। अंत में आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन याद किया जाएगा, कैसे लॉन्ग मेमोरी में आपको क्वेश्चन फिट होगा। ठीक है ना, और आपको इस वीडियो का पीडीएफ या एलडीसी जेईई डब्ल्यूएम के लिए कैसे आपको पीडीएफ मिलेगा, कौन कौन सा पीडीएफ मिलेगा, वो सारे के सारे डिटेल में वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कह रहा है कि एलन बोल्ट डैश है। एलन बोल्ट क्या है भाई, एलन बोल्ट क्या है, तो इसका एलन का मतलब ये हो जाता है, मतलब कि आप ऐसे जो एलएसबी पर जो काम करते होंगे भैया, या एलएसबी बोगी में जो एयर बेलो जो मतलब कि टायर जो फिट होता है स्प्रिंग एयर बेलो, उसके चारों कोना पर जो है जो बोल्ट लगा रहता है, आप लोग देखिएगा बहुत में तो हेक्सागोनल भी लगा रहता है बोल्ट, लेकिन उसमें एलन वाला भी लगा रहता है जो कि उसमें डीप गड्ढा होता है। ठीक है ना, और उसमें एल टाइप का, इसमें जो है एल टाइप का मतलब कि रिंच लगा करके उसको जो है हम लोग घुमाते हैं। ठीक है ना, तो उसको जो है एलन जो है बोल्ट जो है कहा जाता है। मतलब कि उसके हेड में जो है हेक्सागोनल जो है मतलब कि डीप गड्ढा बना होता है। ठीक है ना, जिसमें एल प्रकार के रिंच कनेक्ट होते हैं। ठीक है ना, तो प्रोवाइड विथ हेक्सागोनल डिप्रेशन इन हेड। ठीक है, इसका फुल मतलब कि आंसर हो जाएगा प्रोवाइड विथ हेक्सागोनल डिप्रेशन, डीप जो होगा गड्ढा होगा इन हेड में, उनके गड्ढा होगा। मान लेते हैं यहाँ पर जो बोल्ट लगा हो यहाँ पर डीप होगा, उसमें एल प्रकार का रिंच लगाकर हम लोग कसते हैं। चलिए, आप लोग समझ गए होंगे। एक आई बोल्ट आमतौर पर कहाँ मतलब कि प्रयोग किया जाता है, तो आई बोल्ट जो है आपको क्रेन में प्रोवाइड कराया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कह रहा है कि बेल्ट स्लिप के डैश कारण हो सकते हैं। बेल्ट स्लिप के कारण का हो सकता है, कथी कथी होगा मेरे भैया, तो वो जो है आपको सब हो जाएगा। हेवी लोड भी दीजिएगा तभी जो है बेल्ट जो है स्लिप हो जाएगा। कथी पर से स्लिप होता है भाई, बेल्ट पुली पर से। पुली पर से जो पुली आप लोग आईसीएफ में जो भैया मेरे काम करते होंगे, एक्सल पर जो पुली जो कसा जाता है, वो पुली पर बेल्ट लगा रहता है। 6 बोल्ट या नॉन एसी होगा उसमें 4 गो बेल्ट, और जो एसी होगा उसमें 6 बेल्ट लगा रहता है अल्टरनेटर के सहारे। ठीक है ना, तो कहने का मतलब है, कह रहा है कि बेल्ट जो है स्लिप जो है डैश के कारण होता है। तो हेवी लोड के कारण, तो ड्राइविंग मतलब, और लूज बेल्ट के कारण भी होता है। एनी ऑफ एबव मतलब कि ऑल द एबव इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रिंग कठोरता डैश है। स्प्रिंग कठोरता डैश है, इसका आंसर जो है स्प्रिंग कठोरता, तो मतलब कि स्प्रिंग कठोरता मतलब इसमें कौन चीज में थी होगा, तो स्प्रिंग कठोरता इसका सही आंसर जो है ऑटोमोबाइल इसका हो जाएगा। स्प्रिंग जो है कठोर जो ऑटोमोबाइल में ही लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, हेलिक्स स्प्रिंग डैश के अधीन नहीं है। हेलिक्स स्प्रिंग जो है किसके अधीन नहीं है, तो होप एक्ट्रेस जो है उसके अधीन नहीं है। इसका हिंदी हो जाएगा चक्कर दाब। ठीक है ना, चक्कर दाब। ठीक है ना, इसका हिंदी हो जाएगा, इसका सही आंसर ए होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 81, कौन सा सामग्री कठोर होने की उम्मीद है, ठीक है ना, कठोर होने का उम्मीद है। तो बाई ऑप्शन, ये ऑप्शन के हिसाब से सबसे इसमें कठोर जो है ब्रास है, ठीक है ना, बी ऑप्शन में जो दिया है बाई ऑप्शन। ऐसे तो सबसे कठोर डायमंड होता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार या जो भी जो दिया हुआ है एल्युमिनियम जो भी कुछ है, कॉपर या माइलविल सभी जो भी है इसमें जो है ब्रास इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री इंपैक्ट लोड के लिए उपयुक्त नहीं है। कौन सा नहीं है, मतलब लोड के लिए, ठीक है ना, यहाँ पर क्वेश्चन है इम्पैक्ट लोड के लिए, तो कास्ट आयरन जो है उस पर लोड नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। कास्ट आयरन जो है कंप्रेशन मतलब कि कंपन सहन करने की क्षमता इसमें सबसे अधिक होता है, मतलब कि कास्ट आयरन में, ठीक है, परंतु यह लोड इस पर नहीं दे सकता है। इसे कंप्रेशन मतलब कि कंपन सहने की क्षमता कास्ट आयरन में सबसे अधिक होता है, इसलिए कोई भी मशीन का लेथ मशीन से पर शटल जो भी है, कोई भी मशीन का बेड जो है मतलब कि बेस जो है आपको कास्ट आयरन का ही बनाया जाता है, क्योंकि उसमें कंपन सबसे अधिक होता है और कंपन सहने की क्षमता सबसे अधिक कास्ट आयरन में होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि लोड के लिए उपयुक्त नहीं है, तो कास्ट आयरन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कपलिंग एवं शाफ्ट को एक दूसरे के झटकों के चरण को रोकता है, ठीक है ना, रोकने के यहाँ पर बात किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 83 में, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कपलिंग एक सॉफ्ट से दूसरे में झटके संचरण को रोकता है, ठीक है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लेक्सिबल कपलिंग। ये जो है एक दूसरे को झटके को संचरण को रोकता है, फ्लेक्सिबल कपलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बफिंग डैश है, बफिंग जो है क्या है, बफिंग क्या है। चलिए इसको थोड़ा सा क्या लिया है, कवरिंग ए मेटल, कवरिंग ए मेटल पार्ट विथ सॉफ्ट मटेरियल टू प्रिवेंट डैमेज, ठीक है। इसका सही आंसर जो है बी हो जाएगा, इसका हिंदी हो जाएगा क्षति को रोकने के लिए नरम सामग्री के साथ धातु के हिस्से को कवर करना। इसको जो है वीडियो को रोक करके जो भाई मेरे कहते हैं कि टांग टूंग के इंग्लिश, टांग टूंग के इंग्लिश अर्थात ट्रांसलेशन करके सर बोलिए हिंदी में, ताकि हमको जो है तो उन लोगों को मैं सलाह दूंगा कि पहले हिंदी में जितने भी मैं पीडीएफ आप लोगों को दिया हूं उस पीडीएफ को पहले पढ़िए, फिर उसके बाद इंग्लिश को पढ़िए, देखिए आपको कैसे समझ में आता है। और उससे भी अगर ज्यादा दिक्कत हो तो उसको जो है कॉपी पर नोट करके उसको गूगल ट्रांसलेट से ट्रांसलेट करके तब उसको पढ़िए, मेहनत कीजिए। एक बार आप चाहिएगा कि एक बार हमारे मुंह में रसगुल्ला ही डायरेक्ट पड़ जाए, तो उसके लिए रसगुल्ला बनाइएगा तब मतलब कि होगा, यानी अर्थात कर्म का फल मीठा होता है, अगर कर्म कीजिएगा तभी आपको फल मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि दही को मथने से ही क्रीम निकलता है, ठीक है। तो उन लोगों को हम कहेंगे जो हिंदी जो रटते हैं तो हिंदी में कीजिए। तो मान लेते हैं यहाँ पर तो हिंदी में आपको हम बता देंगे, लेकिन जब आप जेई बन जाइएगा तो जितने भी मतलब कि प्रोडक्ट जो भी आएंगे, जो भी कुछ मतलब कि आपके सामने जो फाइल रखा जाएगा वो इंग्लिश में होगा, तो वहाँ पर क्या कीजिएगा, वहाँ पर कहाँ से हिंदी में मांगिएगा। इसलिए हिंदी को मतलब कि इंग्लिश को आप तैयार रखिए, ठीक है। और बहुत सारा हिंदी जो लिखा हुआ है तो हिंदी लिखा हुआ है हिंदी में, लेकिन हेक्सागोनल, तो आपने हेक्सा इस तरह करके लिख दिया गया। तो हिंदिया जब जब पढ़िएगा ना मेरे भैया, तो जब उसके बाद जब इंग्लिश पढ़िएगा तो आपको पढ़ने का एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा और धीरे धीरे होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इसको जो है अभी से ही तैयारी में लग जाइए। बहुत मेरे कर्मचारी भाई कहते हैं कि जब एग्जाम जो मुंह पर आ जाएगा, 1 महीना 2 महीना रहेगा तो पढ़ा जाएगा, डेट जब निकलेगा तो पढ़ा जाएगा, लेकिन क्वेश्चन जो है इसको समझने में 6 महीना लग जाता है। इसलिए अभी से तैयारी हमारे हिसाब से कीजिए तो अच्छा रहेगा। अभी से नोट्स बनाइए, पीडीएफ लीजिए, वीडियो देखिए और उसको एक अलग से गेस्ट क्वेश्चन, क्रैश कोर्स, प्रीवियस ईयर्स का एक अलग अलग नोट बनाइए, नोट्स, और उसको लिखिए। नहीं तो मुझसे जुड़िए, हर चीज का यहाँ पर नोट्स बनाकर एकदम ऑलरेडी है, आपको पीडीएफ के रूप में भेज दिया जाएगा, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो 84 की मैं तो बहुत ज्यादा ही बोल दिया। बफिंग क्या है, तो मैंने अभी बी नंबर अभी मैंने पढ़कर आपको मैंने बता दिया। इसका हिंदी जो है क्षति को रोकने के लिए नरम सामग्री के साथ धातु के हिस्से को कवर करना। चलिए 85 में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित ऑपरेशन को एक जॉब पर किया जाना है, कौन सा पहले कीजिएगा। कह रहा है जितना भी ऑपरेशन दिया हुआ है इसमें सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, ड्रिलिंग, बोरिंग, टाइपिंग, सॉफ्ट फेसिंग, मतलब कि सबसे पहले क्या कीजिएगा। तो कोई भी चीज में पहले होल करेंगे, पहले ड्रिलिंग करेंगे तब ना बोरिंग होगा भैया, कि पहले ही बोर कर दीजिएगा। पहले ड्रिलिंग होता है तब उसके बाद में बोरिंग होता है, यानी ड्रिल के होल को बढ़ाने की प्रक्रिया को ही बोरिंग कहा जाता है, ठीक है ना। तब ना बोरिंग कीजिएगा। टाइपिंग उसमें मतलब थ्रेड वगैरह आंतरिक काटिएगा चाहे शेपिंग कीजिएगा, इसलिए सबसे पहले ड्रिलिंग होगा मेरे भैया, ड्रिलिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्लेट और सीट प्लेट के बीच में, देखिए ये क्वेश्चन जो मैं घेर दूंगा, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा गड़बड़ है। प्लेट और सीट, और प्लेट सीट में क्या भाई अंतर है, प्लेट यही हो गया और सीट भी इसी को आते हैं, इसलिए यह क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर 87 में चलते हैं। टिक वेल्डिंग, टिक वेल्डिंग में उपयोग किए जाने वाले गैस, मैंने कल वीडियो जो बनाया था पार्ट 1 उसमें भी मैंने बताया था, ठीक है ना, टिक वेल्डिंग के बारे में पूरा डिटेल रूप में, ठीक है। फिर भी मैं इसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में बता देता हूँ। टिक वेल्डिंग, तो टिक वेल्डिंग में डैश उपयोग किए जाने वाले गैस की बात ही पूछ रहा है, मतलब कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है। तो पहले टिक का फुल फॉर्म आप जानिए, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग होता है। टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, टंगस्टन इलेक्ट्रोड जो उसमें प्रयोग किया जाता है वो टंगस्टन का होता है। इनर्ट गैस जो होता है, इनर्ट गैस आर्गन और हीलियम होता है, ठीक है, आर्गन और हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। गैस वेल्डिंग जो है ये आर्गन और हीलियम का प्रयोग, और एक होता कल मैंने बताया था मिग वेल्डिंग, MIG, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, इसमें भी इनर्ट गैस के रूप में आर्गन और हीलियम का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आजकल अभी जो है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में CO2 का प्रयोग किया जा रहा है। जब मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में जब CO2 का प्रयोग करेंगे तो MAG बोलेगा, MAG मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग, यानी वो CO2 जो है एक्टिव गैस है, ठीक है, CO2 जो है एक्टिव गैस है, और आर्गन और हीलियम जो है कौन सा गैस है, इनर्ट गैस है, ठीक है ना। तो MIG वेल्डिंग में भी जहां पर आई आ जाएगा इनर्ट गैस तो आर्गन और हीलियम का प्रयोग करेंगे, और MAG वेल्डिंग में CO2 का प्रयोग करेंगे। जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होगा। और टिक वेल्डिंग में टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में आर्गन और हीलियम और इलेक्ट्रोड के रूप में टंगस्टन का प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए, जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होगा। 88 नंबर क्वेश्चन, देखिए वीडियो बहुत लंबा हो गया, ठीक है ना, फिर भी मैं वीडियो को अंत तक बने रहिए, और मान लेते हैं वीडियो को रोक रोक करके देखिए, लेकिन पूरा देखिए, वीडियो जो भी है जानकारी बढ़ाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस प्रकार के इलेक्ट्रोड का प्रयोग नहीं किया जाता है, यहाँ पर देखिए नहीं है, नहीं किया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें जो है ऑप्शन में जो आपको दिया हुआ है टिक वेल्डिंग, DC आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, प्लाज्मा वेल्डिंग, ठीक है ना। तो टिक वेल्डिंग जो है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक चिपलेस मशीनरी प्रक्रिया है, चिपलेस मशीनरी प्रक्रिया है, ठीक है ना। 79 में जो दे रहा है चिपलेस जो है कौन सा मशीनरी प्रक्रिया शादी कर रहा है, नहीं है, नहीं, तो इसका हो जाएगा ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग जो है चिपलेस नहीं है, उसमें चिप्स जो है निकलता है, ठीक है ना। इसका सही आंसर ग्राइंडिंग हो जाएगा। लेजर क्या है, लेजर क्या है, लेजर जो है एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, क्या है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है ना। लेजर क्या है, एन ऑटोमेटिक जो है रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब कि A नंबर में दिया हुआ है, ठीक है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसका A नंबर में है, सही इसका आंसर है। 91 कार्य अध्ययन का मूल उपकरण क्या है, तो कार्य अध्ययन का मूल रूप जो है स्टॉप वॉच है, ठीक है, स्टॉप वॉच है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 91 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा मेरे भैया, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए मैं अब क्वेश्चन का आंसर ही दूंगा, और कुछ जो इंपॉर्टेंट होगा उसी को मैं बताते चलूंगा। बिन कार्ड का उपयोग कहाँ किया जाता है, बिन कार्ड का प्रयोग जो है स्टोर्स में किया जाता है। बिन कार्ड आप लोग मोबाइल में भी आप लोग देखे होइएगा, मोबाइल में जो फोटो आप डिलीट कर देते हैं ना, अब बिन बिन में जब जाकर के देखिएगा तो बिन में वो डिलीट जितना भी आप फोटो डिलीट किए हैं मोबाइल में उसमें रहेगा, उसी को कहा जाता है बिन कार्ड। तो बिन कार्ड जो है, बिन जो फाइल है, लेकिन यहाँ पर कार्ड का जिक्र है, तो कार्ड जो है स्टोर जो है वहां पर बिन कार्ड होता है। जितने भी मान लेते कोई कौन सा आइटम आया, नहीं आया, आइटम खत्म हो गया, उसको डिलीट कर दिए, कहीं डिलीट हो गया, तो वो कार्ड इसलिए रखा जाता है कि कोई भी मतलब सिस्टम से अगर कोई फाइल जो है डिलीट हो गया तो बिन कार्ड में हमको मिल जाएगा, इसलिए उसका प्रयोग स्टोर में किया जाता है। अब जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया भर्ती प्रक्रिया नहीं है, भर्ती प्रक्रिया का या नहीं है, तो एग्जिट इंटरव्यू, एग्जिट इंटरव्यू। अब इंटरव्यू की प्रक्रिया जो है भर्ती प्रक्रिया नहीं है। पहले जो है रेलवे में इंटरव्यू के द्वारा भर्ती होता था, लेकिन अब वो जो है हटा दिया गया है, और कोई भी एक में इंटरव्यू हमारे हिसाब से नहीं होना चाहिए। इंटरव्यू का मतलब यह हो जाता है कि वहां पर कुछ ना कुछ चलेगा, क्या भाई, कुछ ना कुछ चलेगा, मतलब कि इंटरव्यू आप अच्छा से भी दे दीजिए, आप कुछ नहीं देने लेने कीजिए, और कोनो अच्छा से नहीं भी इंटरव्यू देगा, अगर कुछ देने लेने कर दिया तो समझिए कि आप पीछे हो गए, वो आगे हो गया। इसलिए सरकार जो है वो जान रहा था सरकार के यहाँ पर जो है कुछ गड़बड़ होता है, इसलिए इंटरव्यू को हटा दिया है, इसलिए वो जो है भर्ती की प्रक्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अच्छी सामग्री को निपटाने का प्रभाव नहीं है, सब में देखिए जो है नहीं दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छी सामग्री
हो बोलते बोलते जो है थोड़ा सा तो हो ही जाता है। 1 मिनट थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। चलिए भैया, इतना ही करके तो मैं आप लोग को पढ़ा दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग तो थोड़ा लाइक भी आप लोग नहीं कर पाते हैं, और क्या हम कहें। यहाँ तक वीडियो में अगर बने हैं तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। यहाँ नहीं तो कहीं अदर ग्रुप में भी आप लोग कर दीजिए, अच्छा रहेगा। चलिए 94 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी सामग्री के निपटाने का प्रभाव नहीं है, तो इसका सही आंसर जो है ए हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर ए हो जाएगा। मैं अब थोड़ा जल्दी में चलूंगा, ठीक है, इसे वीडियो बहुत लंबा और हम चाह रहे हैं कि इसको खत्म कर दे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 95 में कहता है रेलवे रेलवे रेल डैश द्वारा बनाया जाता है। देखिए यहाँ जो है थोड़ा कुछ क्वेश्चन जो है फंसा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर सही आंसर जो है इसका दिया हुआ है हाई कार्बन स्टील। ठीक है, मतलब कि रेल ट्रैक जो है, रेल जो बनाया रहता है, ये किसका बनाया हुआ रहता है, यही मतलब कि आपका क्वेश्चन है। रेल ट्रैक जो है किसका बना रहता है, आंसर में दिया हुआ है कि हाई कार्बन स्टील। लेकिन मेरे समझ से हाई कार्बन स्टील जो है वो मतलब कार्बन की मात्रा अधिक हो जाएगा, तो यह टूटने की संभावना भी अधिक हो जाएगा ना। तो मेरे समझ से जो मैंने जहां तक थ्योरी पढ़ा है कि रेल जो है माइल्ड स्टील का जो है बना रहता है। ठीक है, माइल्ड स्टील का बना रहता है, और इसके ऊपरी हिस्सा को, ऊपरी हिस्सा रेल के ऊपरी हिस्सा को हार्ड एंड टेम्पर कर दिया रहता है, यानी केस हार्डनिंग जो है कर दिया रहता है। ठीक है, ताकि इस पर जो है चक्का आपको बार बार अगर चले, चक्का बार बार चले तो यह जो है घिसे नहीं, और जब चक्का का जब वजन पड़े तब ऊपर नीचा थोड़ा सा लचक मचक जाए, लेकिन टूटे नहीं। तो यह प्रक्रिया जो है माइल्ड स्टील में ही देखने को मिलेगा। हाई कार्बन स्टील में जब ऊपर से वजन पड़ेगा तो यह टूट सकता है, या टूट सकता है, इसलिए हाई कार्बन स्टील नहीं होना चाहिए। लेकिन आंसर में आपको हाई कार्बन स्टील ही दिया हुआ है, जो आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूं, जो आपको अच्छा लगे मारिएगा। मेरे समझ से माइल्ड स्टील होना चाहिए, और उसमें जो है हाई मतलब कि उसके फेस के ऊपर को हार्ड एंड टेम्पर कर दिया रहता है, क्योंकि उस पर जितने भी अगर चक्का चलता है तो वो चक्का जो है घिसता नहीं है, और चक्का चलने के बाद जब लोड पड़ता है तो वह लचक मचक जाए, थोड़ा सा दबे और उठे ऊपर नीचा हो जाए, लेकिन टूटे नहीं। तो यह प्रक्रिया माइल्ड स्टील में होता है। ठीक है, चलिए इसमें कमेंट में जरूर दीजिएगा कि आप इसका आंसर क्या होगा। ब्लास्ट फर्नेस में उत्पाद में निम्नलिखित में से कौन सा, मतलब ब्लास्ट फर्नेस में जब उत्पादन जब होता है तो क्या क्या निकलता है, तो उसमें स्लैंग भी निकलता है, फ्यूल भी निकलता है, डस्ट वगैरह सब कुछ निकलता है, इसलिए इसका आंसर ऑल हो जाएगा। स्टील प्लेटों को काटने के लिए छेनी आमतौर पर होता है, तो छेनी जो है आमतौर पर जब स्टील जो काटते हैं वो हार्ड एंड टेम्पर होता है। ठीक है ना, उसके नोक को जो है हार्ड एंड टेम्पर कर दिया जाता है। जो इस मेटल को हम लोग काटते हैं उस मेटल से हमारा छेनी हार्ड होगा तभी तो काटेगा मेरे भैया, इसलिए हार्ड हो जाएगा। ठीक है, आप लोग मूड फ्रेश करके एकदम ध्यान में रख करके पढ़ाई करते रहिए, और अच्छे से अच्छे रैंक लाते रहिए। ज्यादा टेंशन लेकर नहीं पढ़िए, और समय निकाल कर, समय कैसे निकाला जाएगा, कैसे हम सब वीडियो के अंत में बताऊंगा, कैसे पीडीएफ लिया जाएगा, क्योंकि वीडियो के बीच में मैं बताऊंगा आप कहिएगा कि ज्यादा बोलते हैं सर, इसलिए मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। जिस भैया को नहीं देखना होगा वो वहीं स्टॉप कर लेंगे। ठीक है, लेकिन जो भी मैं बताऊंगा शिक्षाप्रद आप ही के लिए मैं बताऊंगा, कैसे पढ़ाई करना है, क्या करना है। निम्नलिखित कारण निम्नलिखित सभी चुंबकीय पदार्थ हैं। ठीक है, मतलब चुंबकीय पदार्थ डैश के सिवाय, किसके सिवाय नहीं है, तो यह जो है निकिल के सिवाय नहीं है, बाकी सब है। ठीक है ना, 98 नंबर क्वेश्चन में इसका सही आंसर निकिल हो जाएगा, बाकी सब चुंबकीय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें तापीय चालकता कम से कम मूल्य पर होगा। तो ये जो है आप भी समझ सकते हैं कि एयर जो है, देखिए कॉपर सिलिकॉन जो भी है, वायर वगैरह सब में, वाटर जो है सब में जो है तापीय चालकता अधिक होगा, लेकिन यहाँ पर कम ही कर रहा है, कम मूल्य होगा। सबसे कम जो है एयर में जो है तापीय चालकता सबसे कम होता है। और क्या कह रहा है कि सोलर सेल डैश के बने होता है, तो सोलर सेल जो है सिलिका का जो है बना रहता है। किसका बना रहता है, सिलिका का बना रहता है, आप भी जानते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक शॉक पीड़ित के लिए प्राथमिक उपचार जो है क्या होना चाहिए। क्या कह रहा है, आर्टिफिशियल रेसिपियन, इसको मैं डिटेल में मैं आपको मैं बता दूं। ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक पीड़ित के लिए प्राथमिक उपचार क्या होना चाहिए, तो आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन। ठीक है, मतलब कि कृत्रिम श्वास, इसका मतलब कि हिंदी जो है हो गया कृत्रिम, मतलब कि श्वास, मतलब कि उसके मुंह में मुंह मतलब कि डाल करके उसको कृत्रिम श्वास देने का प्रयास कीजिए, जो इलेक्ट्रिक शॉक से जो पीड़ित है। नहीं, मुंह में मुंह डालकर नहीं, तो आपको भी मतलब कि शॉक लग सकता है। इलेक्ट्रिक जो है जो लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक शॉक न लगा हुआ है, तो कृत्रिम जो है उसको मतलब कि श्वास देने का प्रयास कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में पानी के कीटाणु शोधन द्वारा, तो पानी कीटाणु शोधन तो घर में भी ऐसे भी प्रयोग किया जाता है, क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना,
इसका किसका प्रयोग किया जाता है कीटाणुनाशक का? क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। कहाँ दिया हुआ है? पानी का कीटाणु शोधन डैश के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। किसके द्वारा जो है किया जाता है? तो कह रहा है पासिंग क्लोरीन। कहाँ दिया हुआ है? ए नंबर में दिया हुआ है, ठीक है, पासिंग क्लोरीन। माने इसका सही आंसर ये हो जाएगा। थोड़ा सा कलम ले लेते हैं, ठीक है, पासिंग क्लोरीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शहरी वातावरण के वायु प्रदूषण, मतलब कि शहर में जो रहते हैं भैया सभी लोग जानते हैं कि बहुत सारा उसमें मतलब कि सब जितना भी सब मतलब कि प्रदूषण होता है, इसलिए इसमें ऑल द एबव हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 घंटा से भी ज्यादा मतलब कि वीडियो हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ, ठीक है। लेकिन जो भी मैं डिटेल बताने वाला मतलब जो डिटेल बताने वाला होगा मैं बता ही दूंगा। लेकिन शहरी जैसे इसमें दिया हुआ है तो आप तो जानते हैं, तो मैं विशेष हमको बताने की जरूरत नहीं। जो विशेष बताने वाला होगा मैं जरूर बताऊंगा, चाहे वो वीडियो लंबा हो या जो भी हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्रेन में कौन सा स्वचालित है? निम्नलिखित में से क्रेन में कह रहा है कौन सा जो है स्वचालित है? तो इसमें जो है मतलब कि लोको क्रेन जो होता है, लोको क्रेन वो जो है स्वचालित होता है। यहाँ पर ए नंबर में जो दिया है। और कह रहा है 105 में कि इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रेवलिंग ईओटी क्रेन डैश पर काम करता है। तो इलेक्ट्रिक ईओटी क्रेन जो है वो एसी पर काम करता है। किस पर काम करता है? एसी ओनली, अर्थात बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है कि सामग्री को खींचने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो हम आपको यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर जगह नहीं मिलेगा मेरे भैया, इसको मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है विंचेस का प्रयोग किया जाता है। और विंचेस है क्या? ये जो है थ्योरिकल जो है, लेकिन सभी लोग डेली उससे काम करते हैं, डेली अपने आंखों से देखते हैं, वर्कशॉप में या शेड में कहीं भी वो लोग जो काम करते होंगे वहां देखते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि उसका नाम विंचेस है। इसको लोग हुक के नाम से जानते हैं, हुक के नाम से, ठीक है ना। आप लोग देखे होगा जो टावरसर है, ट्रावर्सर जो उसमें बड़ा सा एक रस्सी लगा होता है और इसमें जो है एक हुक बना रहता है और उसको जो है बोगी में या कहीं भी इसको हम लोग फंसा देते हैं और यह जो है टावर्सर जो है खींचने लगता है रस्सी को, और बोगी या चाहे पूंछ जो भी है टावर्सर पर चला जाता है या इधर उधर किया जाता है। तो हमको इसके बारे में समझाना है। तो इस हुक को ही जो है विंचेस कहा जाता है, उसी को विंचेस कहा जाता है। और यह जो है रॉट आयरन का बना होता है, शुद्ध लोहा का बना होता है विंचेस। हुक जो है रॉट आयरन का बना रहता है, उसमें कार्बन की मात्रा 0.02% होता है, कार्बन की मात्रा, ठीक है ना, विंचेस में। इसलिए वो बहुत ही मजबूत होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? विंचेस। इसे देखिए यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। जो डिटेल बताने वाला होगा मैं जरूर बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। साथ में करा है कि एक 25 mm तार रस्सी सुरक्षित रूप से कितना लोड ले सकता है, उसी विंचेस वाला ही बता रहे हैं। मान लेते हैं कि यह ईओटी क्रेन है, उस पर जो है रस्सी लगा हुआ है, तो वह अगर 25 mm अगर रस्सी की मोटाई है तो वह कितना लोड जो है ले सकता है? तो वह 4 से 5 टन लेगा। कितना लेगा? 4 से 5 टन लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 व्हील ड्राइव है। 4 व्हील ड्राइव क्या है? 4 व्हील ड्राइव जो है बोथ, यहाँ पर डी नंबर में जो दिया है बोथ फ्रंट एज व्हील एज एयर फ्रेंस स्टील, मतलब कि आगे और पीछे दोनों में अंतर, मतलब कि डिफरेंस जो दिया हुआ है, डिफरेंस बोथ फ्रंट एंड व्हील एज रेयर डिफरेंटियल, मतलब कि आगे और पीछे दोनों में अंतर, इसका 4 व्हील मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, CAD-CAM डैश में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। कहाँ प्रयोग किए जाते हैं इसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। चलिए वीडियो अब अंत होने वाला है। यहाँ पर अगर वीडियो यहाँ तक अगर बने हैं तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। 5 मिनट 2 मिनट और रुकिए और मैं बताऊंगा कि कैसे आपको PDF मिलेगा, कैसे पढ़ाई करना है, कैसे याद करना है, ठीक है। तो 9 नंबर में जो है आपको क्या दिया हुआ है कि CAD और ये जो है प्रयोग कहाँ किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए हम इसीलिए लेट हो रहा था कि इसका आंसर जो है नहीं दिया है, ठीक है ना। इसका आंसर जो है नॉन ऑफ द नहीं, ऑल द एबव होगा। इसका होगा ऑल द एबव, ठीक है ना। इसका होगा ऑल द एबव, सॉफ्ट फ्लोर, ऑटोमेटिक और मटेरियल यानी सब में होगा, ठीक है। और 10 का आंसर ए हो जाएगा, हार्डवायर। CNC मशीन डैश के रूप में जाना जाता है, ठीक है। हार्डवायर के रूप में भी इसको मतलब कि जाना जाता है, कठोर तार वाला के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है ना।
चलिए, वीडियो यहाँ पर आपका समाप्त होता है। और आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हम आपको यह बता दें कि आपको पीडीएफ इस वीडियो का या कोई भी वीडियो का, मतलब कि जितना वीडियो आप लोग देख रहे हैं, या LDC JEE AWM के लिए आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा, आप लोग कैसे तैयारी कीजिएगा, उसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले मैंने बता दूं कि आपको पीडीएफ पाने के लिए मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टेक्ट करना होगा। व्हाट्सअप नंबर है 96 93 57 14 26। ठीक है, इस पर जो है आप लोग व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके मैसेज करके आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और पीडीएफ प्राप्त करने से पहले, मतलब मैसेज करने से पहले, आप जो व्हाट्सएप पर जो फोटो लगा है उसको ध्यान से पढ़े। कैसे मिलेगा पीडीएफ, कौन कौन से पीडीएफ मिलेंगे, पीडीएफ लेने का क्या तरीका है, आपके लायक पीडीएफ है या नहीं, वो सबको पहले ध्यान से पढ़ें, तब उसके बाद मैसेज करें। ऐसे मैसेज ना करें और फोन नहीं करें। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात आपको मैं ये बताने वाला हूं कि आपको जो है, देखिए इसमें जो है तैयारी करने के लिए आपको अभी से ही आपको लगना पड़ेगा और आपको अच्छा से अच्छा तैयारी करना पड़ेगा। वीडियो से देख करके, अगर जो भाई पीडीएफ नहीं लिए हैं तो वीडियो को रोक रोक करके देखें और उसके लिए नोट्स बनाते हैं। मैं हर एक वीडियो जो भी है इंपॉर्टेंट है, जो व्हाट्सएप से मुझे जुड़े हैं उनको तो मैं वीडियो भेज ही देता हूं, और उसको जो है एक अपना नोट्स बनाए अलग, प्रीवियस ईयर का जो मैं पढ़ाता हूं उसका, जो भी मैं वीडियो बनाता हूं हर एक टाइप का। जैसे मैंने वेल्डिंग का एक वीडियो में डाला था, तो वेल्डिंग का एक अलग बना दे, कोचिंग स्टॉक का एक अलग बना दे, वर्कशॉप के लिए एक अलग बना दे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए एक अलग बना दे, और इस तरह करके अलग, ताकि आपको बाद में क्वेश्चन जो है ढूंढने में जो है परेशानी नहीं होगा। ठीक है, जब मिक्सिंग लिखिएगा ना, तो क्वेश्चन मान लेते वर्कशॉप से क्वेश्चन आ गया तो वर्कशॉप वाले कॉपी में ना ढूंढिएगा। ठीक है, इसलिए अलग अलग कॉपी बनाने से यही फायदा है। ठीक है, और रूटीन आप कॉपी को चेंज करके आप पढ़िएगा ना। मान लीजिए एक बैठे बैठे 2 घंटा 4 घंटा हमको पढ़ना है, तो एक ही कॉपी को पढ़िएगा तो आप मन जो है उब जाता है। ठीक है ना, मन उब जाता है, इसलिए कॉपी की भी चेंज कीजिएगा तो आपको फायदा रहेगा। इस कॉपी को पढ़ा तो थोड़ा उस कॉपी को पढ़ लें, कॉपी नंबर 1 2 3 बना दीजिए, इस तरह करके उसको पढ़िए। और आप लोग जो है ड्यूटी कर करके आइए, ड्यूटी करके आने के बाद में आप लोग जो है खाना वाना खाइए और आराम से आंख को बंद करके, और उसके बाद उसके बारे में सोचिए जो पढ़े थे, और क्वेश्चन को रिवीजिंग कर लीजिए एकदम आंख को बंद करके, खोल करके आंख बंद करके, और अपना दिमाग ले जाइए बुक में, कॉपी में, पीडीएफ में, वीडियो में, और उसको याद कीजिए कौन क्वेश्चन का आंसर क्या था। जब उस वक्त जो क्वेश्चन याद हो जाएगा, समझिए वो लॉन्ग मेमोरी में चला जाएगा। ठीक है ना, इसलिए वैसे याद करने का तरीका बहुत ही बेटर है। ठीक है, इस टाइप से आप लोग याद कीजिए। ठीक है, और जहां रहिए गुनगुनाते रहिए, गाना के बदले आप लोग अपना क्वेश्चन ही गुनगुनाते रहिए। और अभी से लगे, ये नहीं सोचिए कि क्वेश्चन जब हम क्या बोलते हैं, जब एग्जाम आएगा तो उस वक्त हम पीडीएफ लेंगे और उस वक्त टेस्ट में शामिल होंगे, और उस वक्त हम मतलब पढ़ाई शुरू करेंगे, तो समझिए कि आपका डिब्बा गायब हो जाएगा। ठीक है ना, अर्थात आपका ट्रेन छूट जाएगा। अर्थात जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ जाएगी, स्टेशन पर आ जाएगी, और उस वक्त जब घर से निकलिएगा तो स्टेशन पर जब जाइएगा तब तक पता चलेगा कि आपका ट्रेन छूट गया कि आप छूट गए, आप खुद ही पता चलेगा। ठीक है, चलिए हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आप लोग का अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।